हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मेनिया। देखिए, अगर किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियोस, प्लीज़ लाइक द वीडियोस एज वेल। ठीक है, तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा यूथ पब्लिकेशन के सर्विंग का 35 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग के, द प्लान ऑफ ए मैप वाज फोटोकॉपीड टू ए रिड्यूस साइज सच दैट ए लाइन ओरिजिनली 100 mm मेजर्ड 90 mm। मतलब ओरिजिनली एक्चुअली क्या है, 100 mm की है, लेकिन जब मैप की साइज को हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया तो वो बन गया है 90 mm। द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप वाज 1:1000। फिर उसके बाद द रिवाइज स्केल क्या होगा। देखिए, मैप जो पहले 100 mm की मैप थी, ठीक है, वही मैप क्या हो गया, रिड्यूस करने के बाद वो मैप बन गया है 90 mm। जो जब 100 mm की मैप थे उस समय इसका स्केल था 1:1000। ठीक है, और अब इसका स्केल क्या बनेगा, मतलब हमें पूछ रहा है कि रिवाइज्ड स्केल क्या बनेगा। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, पहला तो हमें ये देखना है कि कितना कम हुआ है, दैट इज 90 mm आउट ऑफ 100 mm। 100 mm अगर 90 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो 0.9, मतलब अराउंड 90% या 0.9% हमें मिल रहा है। तो अगर मैं 1:1000 स्केल का 90% ले लेता हूं या 0.9 ले लेता हूं तो हम लोग के पास रिजल्ट आएगी 1/1111.11। इसका मतलब है रिड्यूस्ड होने के बाद इसका जो नया स्केल बना है दैट इज 1/1111, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस होने के बाद 90% इसका साइज जो है वो बन गया है, 100% से 90% बन गया है। तो स्केल भी सिमिलरली क्या हुआ, इसका स्केल जो है वो भी छोटा हो गया, 90% हो गया। अब अगर कोई चीज छोटा हो जाता है तो उसका डिनोमिनेटर क्या है, वो बढ़ जाता है। तो डेट इज हम लोग की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, A survey is conducted with a view to prepare the map of an area to a scale of 1:1000. If a scale with least count of 0.1 mm is used for plotting, what would be the accuracy in length measurement in the field? ठीक है, सर्वे किया गया है, एक मैप को मेजर करने के लिए है, मतलब एक एरिया को मेजर करने के लिए जिसकी स्केल है 1:1000। स्केल कितना है, 1:1000 स्केल है। अब क्या हो गया, वो जो भी 1:1000 स्केल है उस स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 mm। 0.1 mm उसका लीस्ट काउंट है। अब एक्यूरेसी कितना होगा, एक्यूरेसी के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब हमें ये पता करना है कि अगर हम लोग 1:1000 स्केल का 0.1% लेते हैं तो कितना बन जाएगा, दैट इज 0.1 mm आउट ऑफ 1:1000 सॉरी। तो इससे वैल्यू आ रहा है 0.1 डिवाइडेड बाय 1 बाई इतना, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया। तो इससे वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास 100 mm। अगर 100 mm बन रहा है तो मीटर में, क्योंकि सारे आंसर मीटर में है तो मीटर में 1000 से डिवाइड करना है, तो 0.1 मीटर बन गया। सो हम द एक्यूरेसी विल बी 0.1 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, हम लोग की ऑप्शन जो है सी बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, क्योंकि 0.1 मीटर इसका लिस्ट काउंट है, तो लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय द स्केल। ठीक है, लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय स्केल will give the accuracy।
तो हम लोग की एक्यूरेसी है 0.1 मीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। इन प्लेन सर्वेइंग प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ द आर्ट किस तरीके का होगा? देखिए दो टाइप ऑफ सर्वेइंग है, एक हो गया प्लेन सर्वेइंग, दूसरा होगा जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। दूसरा हो जाएगी हम लोगों का जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, देखिए जो जियोडेटिक सर्वेइंग है इसमें हम लोग कर्वेचर ऑफ द आर्ट इज कंसीडर्ड, मतलब जो स्पेरिकल शेप है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन प्लेन सर्वेइंग में हम लोग कर्वेचर ऑफ द आर्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? द कर्वेचर ऑफ द आर्ट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन नहीं होगा, द कर्वेचर ऑफ द आर्ट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडर, बिल्कुल सही। तो यार ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछ रहा थी सर्वे एक्सटेंड ओवर स्मॉल एरिया, द सर्वे एक्सटेंड ओवर लार्ज एरिया। इनके बारे में हमें नहीं लिखना है क्योंकि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग दोनों का बीच में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर नहीं लिया जाता है और जियोडेटिक सर्वेइंग में कर्वेचर को क्वेश्चन में ये देके रखा है द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरिया 12 प्लस माइनस ऑफ 0.05 मीटर एंड 180 plus minus of 0.06 मीटर, द प्रोबेबल एरर इन द एरिया विल बी, कितना होगा एरर इसमें? देखिए कैसे निकालनी है। जैसे एक मान लीजिए एक रेक्टेंगल देके रखा है, इसका दो साइड्स देके रखा है, एक हो गया 120 प्लस माइनस ऑफ 0.05 स्क्वायर, प्लस माइनस ऑफ 0.05 सॉरी स्क्वायर नहीं है, और दूसरा साइड देके रखा है यहाँ पे 180 प्लस माइनस ऑफ 0.06। हमें निकालनी है द प्रोबेबल एरर इन द एरिया, एरिया में हमें एरर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए पहले हमें निकालनी है एरर अलोंग दी लेंथ। अगर मान लीजिए मैं इसको पूरा लेंथ मान लेता हूं और इसको पूरा ब्रेथ मान लेता हूं, ठीक है। लेंथ, एरर इन द लेंथ इज इक्वल टू 0.06 एंड एरर अलोंग द ब्रेथ इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। इतना एरर है। फिर इतना हो गया हम लोगों का एरर। अब एरर, टोटल एरर जो अभी हमें निकालना है, प्रोबेबल एरर इन दी एरिया। एरिया में एरर क्या हो जाएगी? फॉर्मूला हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर, फॉर्मूला है इसका प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर लेंथ इनटू एरर इन द ब्रेथ होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ इनटू द एरर इन द लेंथ होल स्क्वायर। तो इससे वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास, देखिए मैं कर रहा हूं 180 इंटू 0.05 होल स्क्वायर प्लस 120 इंटू 0.06 होल स्क्वायर। अगर मैं ये कर लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है 11.53, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 11.53 वैल्यू आ रहा है, जो कि अप्रोक्स मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देके रखा है इस क्वेश्चन में, नियरेस्ट वैल्यू लेके देके रखा है, जो कि हम लोग का ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है एरर इन द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का प्रोबेबल एरर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट इज गिवन बाय। प्रोबेबल एरर की फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए में है प्लस माइनस ऑफ स्टैंडर्ड एरर, बी में है प्लस माइनस ऑफ 1/√5 इंटू स्टैंडर्ड एरर, सी में है प्लस माइनस ऑफ 0.5 इंटू स्टैंडर्ड एरर, डी में है प्लस माइनस ऑफ 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। देखिए प्रोबेबल एरर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये कह रहा है कि सिंगल एन ऑब्जर्वेशन का मतलब है सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए। तो सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए जो भी एरर होगा उस एरर को हम लोग कहते हैं या तो स्टैंडर्ड एरर या तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन।
कभी कभार इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं और कभी कभार इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड द प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। एक हो गया मीन और एक हो गया स्टैंडर्ड सिंगल ऑब्जर्वेशन। देखिए इसका एक फॉर्मूला है कि मीन ऑब्जर्वेशन, जो मीन एरर है, मीन एरर इज इक्वल टू डी एरर, प्रोबेबल एरर ऑफ द सिंगल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय रूट एन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यार द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, जिसका फॉर्मूला है 0.6745 इंटू रूट ओवर समेशन ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस ऑफ 1। यहाँ पे ये फॉर्मूला, इसमें v का मतलब है हम लोगों की रेसिडुअल वेरिएशन, ठीक है यार। v मीन्स दी रेसिडुअल वेरिएशन और n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हो गया द रिलेशनशिप बिटवीन द probable error of the mean and the probable error of the single observation, option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिडुअल एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, किन किन के बीच में डिफरेंस है। ऑप्शन है ट्रू एरर एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, सेकंड है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, थर्ड है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, एंड फोर्थ हो गया नन ऑफ द अबव। देखिए रेसिडुअल एरर, जो रेसिडुअल एरर है इट इज द वन टाइप ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, ये आपको याद रखना होगा, इट इज अ डेफिनेशन दैट रेसिडुअल एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। सो आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू accidental errors only, cumulative errors only, both accidental and cumulative errors and none of the above। देखिए जो theory of probability है this one is applied to accidental errors only, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच द कर्वेचर ऑफ द आर्टिस्ट, अभी अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जिस सर्वेइंग में हम लोग कर्वेचर को लेते हैं दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज टर्म्ड एज जियोलॉजिक सर्वेइंग। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। और जिसमें नहीं लेते हैं दैट सर्वेइंग इज कॉल्ड एज प्लेन सर्वेइंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, देखिए प्रिंसिपल दो टाइप्स के हैं, एक हो गया वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड दूसरा प्रिंसिपल है टू फाइंड आउट एटलीस्ट वन पॉइंट आफ्टर नोइंग द टू पॉइंट। मतलब एक पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें दो चीजें पता हो कोई भी एक फिगर में। जैसे पहला प्रिंसिपल तो हो गया वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। देखिए वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर तो ये हो जाएगी द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। और दूसरा होगा अगर हमें सर्वेइंग के जो फिगर्स होते हैं ना, फिगर्स में अगर मान लीजिए हमें एक पॉइंट मार्क करना है, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट से हमें सी पॉइंट को मार्क करना है, तो हम लोग के पास दो चीजें अवेलेबल होना चाहिए, या तो दो डिस्टेंस जैसे ए से 2 मीटर बी से 3 मीटर, तो हम लोग सी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, या तो दो साइड्स होना होगा, या तो दो एंगल होना होगा, ठीक है, या तो एक साइड एक एंगल, तब भी हम लोग सी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, या तो मतलब या तो दो साइड दो एंगल, या तो एक साइड एक एंगल, या तो कभी कभार हम लोग राइट एंगल से भी पता कर सकते हैं। जैसे ए पॉइंट है बी पॉइंट है, यहाँ से हमें 90 डिग्री मार्क कर लिया और 2 मीटर में है, तो
सी पॉइंट हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग की सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, और फर्स्ट प्रिंसिपल है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्वेइंग बिकॉज, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? बिकॉज प्लॉटिंग बिकम्स इजी नहीं है, सर्वेइंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड क्विकली नहीं है, एक्युमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, बिल्कुल सही है। ये जो हम लोग की पॉइंट है एक्युमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, ये वाले पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं तो एरर जो है वो कम बनेगा, लेकिन अगर पार्ट टू होल करते रहेंगे तो एरर इतना हो जाएगा कि बाद में हम लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन आंसर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोरेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन यूजिंग, किसके थ्रू जियोरेटिक सर्वेइंग किया गया था? द जियोरेटिक सर्वेइंग ऑफ इंडिया वाज डन यूजिंग ट्रायंगुलेशन, ट्रैवर्सिंग, ट्राइलिटरेशन और नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगी हम लोगों की ट्राइंगुलेशन, जो जियोरेटिक सर्वे ऑफ इंडिया किया गया है बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगुलेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन कर्व? ट्रांजिशन कर्व कौन सा नहीं है? क्यूबिक स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला, बर्नौलीज लेमनिस्केट एंड सेक कर्व। इनमें से जो ट्रांजिशन कर्व नहीं है डेट इज सेक कर्व, ठीक है। क्यूबिक स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला, बर्नौलीज लेमनिस्केट सारे ट्रांजिशन कर्व है, लेकिन सेक कर्व ट्रांजिशन कर्व नहीं है। द ऑप्शन विल बी आंसर नंबर डी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए मैप सब्स्टिट्यूट? मैप सब्स्टिट्यूट कौन सा हम लोग कर सकते हैं? टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स, उसके बाद वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स, ऑब्लिक एरियल फोटोग्राफ, वर्टिकल एरियल फोटो, मोजेक्स। तो कौन सी हम लोग मैप की सब्स्टिट्यूट को यूज कर सकते हैं? जो मैप होगा मैप की सब्स्टिट्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं, डेट इज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल एरियल फोटो मोजेक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं मैप के जगह में, मैप के सब्स्टिट्यूट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ सर्वेइंग इज सिग्निफिकेंट फॉर, सर्वेइंग की नॉलेज की जरूरत है? इट इज सिग्निफिकेंट फॉर लेइंग अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, टाउन प्लानिंग, लेइंग ऑफ कैनल्स, ऑल ऑफ द, बिल्कुल सही है। सर्वेइंग की नॉलेज हमें हर जगह जरूरत है, मतलब आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इट इज रिक्वायर्ड फॉर लेइंग अंडरग्राउंड पाइप, टाउन प्लानिंग, लेइंग ऑफ कैनल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैटेलाइट स्टेशन इन ट्रायंगुलेशन इज, कौन सा होगा? ए ग्राउंड स्टेशन व्हिच सेंड्स सिग्नल्स टू सैटेलाइट, a ground station which receives signals from satellite, an eccentric station located at a larger distance from the main station, a false station near the main station, a satellite station in triangulation. Triangulation में satellite station होगा, the satellite station is a one type of false station which is located near the main station. So answer will be option number D, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, which of the following instrument is generally used for baseline measurement? बेसलाइन मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ठीक है, चेन। हालांकि लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग चेन भी यूज कर सकते हैं, मेटेलिक टेप भी यूज कर सकते हैं, स्टील टेप भी यूज कर सकते हैं, इन्वर्ट टेप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इनमें से जो एक्यूरेट होगा हम लोग की इन्वर्ट टेप। इसीलिए हम लोग बेसलाइन मेजरमेंट के लिए इन्वर्ट टेप यूज करेंगे, जिसमें हम लोग की स्टील और निकल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इन्वर्ट टेप को यूज करेंगे। इसके बाद क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, क्रॉस स्टाफ किस चीज के लिए यूज किया जाता है? क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल्स, बिल्कुल नहीं। सेटिंग आउट राइट एंगल्स, बिल्कुल सही है। मेजरिंग बियरिंग ऑफ द लाइन एंड नन ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्रॉस स्टाफ से हम लोग क्या करते हैं? दो टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ है, ओपन क्रॉस स्टाफ एंड फ्रेंच क्रॉस स्टाफ।
इससे हम लोग राइट एंगल्स या 45 डिग्री लाइंस बनाते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स, क्योंकि जो हम लोग की जो क्योंकि हम लोग की क्या है, ऑफसेट, सॉरी ऑफसेट है, दो टाइप ऑफ ऑफसेट है, oblique offset and perpendicular offset, oblique offset and perpendicular offset। ये दो ऑफसेट्स बनाने के लिए क्रॉस स्टाफ का काम आता है, ठीक है, और राइट एंगल बिछाने मतलब बनाने के लिए मेन लाइन से, जैसे ये मेन लाइन है, यहाँ से हमें राइट एंगल बनानी है तो हम लोग क्रॉस स्टाफ यूज करेंगे। इसके बाद इन लीनियर मेजरमेंट द करेक्शन फॉर सैग इज, देखिए लीनियर मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं, जो हम लोग का लाइन जो हम लोग जिसको हम लोग मेजर करते हैं, हमेशा देखना कि जितना भी ज्यादा हम लोग खींचे, चेन जो है या टेप जो है इस ये हमेशा सैगिंग करेगा, मतलब इसमें रिजल्ट जो होगा हम लोग का ज्यादा आएगा, क्योंकि सैग का मतलब क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन होते इससे ऑब्वियसली इसमें क्या है, रिजल्ट ज्यादा है, तो करेक्शन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि प्लस को घटाने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो द करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की, ए 30 मीटर स्टील टेप was standardized at 20 degree centigrade. The tape was used when the ambient temperature was 40 degree centigrade. A 30 meter length measured with the tape was will actually be कितना होगा। देखिए एक 30 मीटर से टेप है जिसको मेजर किया मतलब बनाया गया था, स्टैंडर्डाइज किया गया था एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन द टेप वाज यूज्ड, लेकिन जो टेप है उसको हम लोगों ने यूज किया 20 डिग्री के वजह 40 डिग्री डबल टेम्परेचर में उसको यूज किया था। तो क्या होगा, जो 30 मीटर का टेप है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा या कम होगा, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो उस हमें एक चीज हमें पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे के रखा है, कितना है 15 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस ऑफ 6, ठीक है। सो E इंटू अल्फा, अब फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, तो हमें दो चीजें पता है, स्ट्रेन की फॉर्मूला और स्ट्रेस की फॉर्मूला। स्ट्रेन इज इक्वल टू द अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये जो है अल्फा, और स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू द अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू द लेंथ एल, ओरिजिनल लेंथ। और अगर मान लीजिए हमें स्ट्रेस पूछे गए तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ई का मतलब है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया स्ट्रेस की फॉर्मूला और ये हो गया स्ट्रेन की फॉर्मूला। अब हमें चेंज इन लेंथ निकालनी है, क्योंकि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अल्फा की वैल्यू है हम लोगों का 15 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस ऑफ 6, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस ऑफ 20, उसके बाद लेंथ क्या है 30 मीटर है। अगर पूरा हम लोग इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास जो वैल्यू है वो आएगा 0.009 मीटर आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फाइनल लेंथ फाइंड आउट करना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। बढ़ने का मतलब क्या है, कोई भी चीज जब भी टेम्परेचर बढ़ता है वो हमेशा एक्सपांड होते हैं, एक्सपेंड, ठीक है, बढ़ेगा मतलब इसका लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 40 डिग्री में किया गया है। तो इसका मतलब है 30 प्लस 0.009, तो आंसर हो जाएगी हम लोग की ऑप्शन नंबर बी 30.009 मीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, कौन सी टाइप ऑफ एरर होगा ड्यू टू बैड रेंजिंग। द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव
पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव, नेगेटिव, कॉम्पेंसेटिव। देखिए जो भी एरर होगा बैंड रेंजिंग के लिए वो हमेशा क्यूमुलेटिव एरर होगा एंड दैट विल बी क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर। ठीक है, ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर। ठीक है, और क्यूमुलेटिव एरर जो है उसको हम लोग सही कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पेंसेटिंग एरर ऐसा टाइप ऑफ एरर है जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, लेकिन क्यूमुलेटिव एरर को हम लोग सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, तो क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर होगा। उसके बाद द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाय, किसके थ्रू हम लोग पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं? बाय क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑब्लिक ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट। It can be fixed, position of a point can be fixed more accurately by cross staff, optical square, oblique offset and perpendicular offset. It can be fixed more accurately by perpendicular offset। ठीक है, perpendicular offset से हम लोग पूरा एक पोजीशन को, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट के, जैसे एक लाइन है, बेस लाइन से अगर हमें एक पॉइंट को मार्क करनी है तो परपेंडिकुलर ऑफसेट से हम लोग डायरेक्टली विथ फुल एक्यूरेसी इसको सेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफसेट हो गया ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ए मेटेलिक टेप इज ऑफ। मेटेलिक टेप जो है वो किसका बना है? इनवर, लिनेन, क्लॉथ एंड वायर्स एंड स्टील। मेटेलिक टेप, मेटेलिक टेप किससे बना है? लिनेन, इनवर, क्लॉथ एंड वायर्स, स्टील। देखिए सभी को लगेगा कि जो मेटेलिक टेप है ये किससे बना है? स्टील से बना है, लेकिन गलत। मेटेलिक टेप इज मेड अप ऑफ क्लॉथ एंड वायर्स। धातु के साथ हमें क्या क्या है? कपड़े भी यूज किया गया है, तो दैट टाइप ऑफ टेप इज टर्म्ड एज मेटेलिक टेप। ठीक है, ऐसा नहीं है मेटल का मतलब स्टील है। मेटेलिक टेप इज मेड अप ऑफ, किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ क्लॉथ एंड वायर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज, क्या होगा? ट्रू एरर, मीन एरर, कंडीशनल एरर, रेसिडुअल एरर। अभी अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि रेसिडुअल एरर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू and the observed value. So option will be, answer will be option number D. Next question है, if a centered in a centered triangle the equation of conditions are, कौन सा equation होगा? मतलब equation of conditions are 4 angle condition, 3 angle condition and 1 side condition, 4 angle condition and 1 side condition, 3 एंगल कंडीशन एंड 2 साइड्स कंडीशन ओनली। तो इसमें जो सेंटर ट्राइंगल होगा इसमें आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 3 एंगल कंडीशन एंड 1 साइड कंडीशन। इसमें 3 एंगल कंडीशन होगा और 1 साइड का कंडीशन होगा सेंटर ट्राइंगल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ वन लिंक इन ए 30 मीटर चेन शुड बी, कितना होगा एक लिंक का लेंथ? देखिए जो 30 मीटर का चेन है उसमें जो 20 मीटर का चेन है उसमें 100 लिंक होगा, और जो 30 मीटर का चेन है उसमें 150 लिंक होते हैं। अगर मैं 150 से डिवाइड करता हूं तो उसमें हम लोग के पास आ जाएगा एक लिंक का लेंथ जो कि 20 सेंटीमीटर होते हैं, और इसमें भी हम लोग का 20 सेंटीमीटर होते हैं। तो here the answer will be in 30 meter the length of the link will be option number A, that is 20 सेंटीमीटर। 20 लिंक मतलब 20 सेंटीमीटर एक लिंक का लेंथ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेप ऑफ लेंथ L एंड वेट W kg per meter is suspended at its end with a pull of P kg. The correct sag is, सेक करेक्शन की फॉर्मूला पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगी डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 24 टाइम्स ऑफ द पी स्क्वायर। ये सेक करेक्शन की फॉर्मूला। अब हमें देखना है कौन सी मैथ्स हो रहा है।
डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय द 24 टाइम्स ऑफ द पी स्क्वायर। ये हो गया करेक्शन फॉर सेग, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ये फॉर्मूला जितने भी सेग करेक्शंस है हम लोगों के, ठीक है, फिर उसके बाद करेक्शंस फॉर चेंज इन टेम्परेचर, सभी के फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टॉप। बिल्कुल, ओपन क्रॉस स्टॉप एंड फ्रेंच क्रॉस स्टॉप। फ्रेंच क्रॉस स्टॉप एक ऐसा क्रॉस स्टॉप है जिससे हम लोग दो एंगल सेट कर सकते हैं, एक 45 डिग्री और एक 90 डिग्री, दोनों ही। दैट इज आंसर विल बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 45 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन ओपन क्रॉस स्टॉप होगा तो सिर्फ 90 डिग्री होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, द करेक्शन ड्यू टू सैग एंड पुल आर इक्वलाइज्ड बाय, किससे हम लोग इक्वलाइज किया जाता है, इक्वलाइज्ड बाय नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेंशन, ऑल ऑफ द above. The correction due to sag and pull are equalized by normal tension, ठीक है। नॉर्मल टेंशन से इसको इक्वलाइज किया जाता है या बैलेंस किया जाता है, करेक्शन फॉर सैग एंड पुल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेंजिंग रॉड शुड बी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो हम लोग यूज करते हैं सर्विंग में। द लेंथ ऑफ द रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड की लेंथ कितना होगा, बहुतों ने यूज भी किया है लेकिन सभी को पता नहीं होगा कि कितना लेंथ होता है। रेंजिंग रॉड का जो लेंथ है वो हो जाएगी हम लोगों का 2 मीटर से लेके 3 मीटर। सो ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू 30 मीटर चेन लेंथ along थीटा डिग्री स्लोप विल बी, करेक्शंस कितना लगाएंगे उसमें हम लोग करेक्शंस लगाएंगे, द करेक्शंस for the slope, the correction for slope will be equal to the length into 30 meter chain है, so 30 into sec theta minus of 1, 30 into sec theta minus of 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 into sec theta minus of 1, ठीक है। So this much is the correction which is to be done when it is inclined, when the length of the chain is inclined, ठीक है। अगर चेन इंक्लिनेशन में हो तो इस तरीके का हमें करेक्शंस करना है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये हम लोग की चेन लेंथ है, चेन लेंथ है, और ये एंगल में है थीटा डिग्री। तो हमें पता करना है ये वाली लेंथ, ठीक है। दिस वन इज द करेक्शन फॉर स्लोप। तो ये जो है वैल्यू ये हो जाएगी हम लोग का चेन लेंथ, ये हो गया चेन लेंथ इंटू सेक थीटा माइनस ऑफ 1। उसके बाद नेक्स्ट है, मार्किंग द एंड ऑफ चेन लेंथ इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, क्यूमुलेटिव एरर एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। कौन सा टाइप ऑफ एरर होगा इफ वी विल बी मार्किंग द एंड्स ऑफ chain length? This type of error is termed as compensating error, जो कि कभी सही नहीं हो सकता। compensating errors are those errors which cannot be corrected, ठीक है। तो marking the ends of chain is a type of compensating error। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following used in measuring perpendicular offset, perpendicular offset के लिए कौन सा यूज किया जाता है, क्रॉस स्टफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, स्टील टेप, ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्रॉस स्टफ, ओपन या फ्रेंच क्रॉस स्टफ से भी परपेंडिकुलर ऑफसेट यूज किया जाता है, ऑप्टिकल स्क्वायर से भी किया जाता है, स्टील टेप से भी। इसका मतलब है आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपास सर्वे द डीप ऑफ द नीडल एट इक्वेटर विल बी, इन द कंपास सर्वे द डीप ऑफ द नीडल एट इक्वेटर विल बी, किस डायरेक्शन में होगा, डीप ऑफ इन द कंपास सर्वेइंग द डीप ऑफ द नीडल एट इक्वेटर। देखिए इस यहाँ हम लोगों का इक्वेटर होगा, ये नॉर्थ पोल है हम लोग का, ये साउथ पोल है। तो इक्वेटर जो है वह इक्वेटर के मतलब
जहां पे इक्वेटर है उस डायरेक्शन में डीप ऑफ द नीडल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री होगा, फिर 0 से शुरू होकर नॉर्थ पोल में 90 डिग्री या साउथ पोल में 90 डिग्री होगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 0। उसके बाद नेक्स्ट होगा imaginary line joining the points of zero declination of the surface of the earth। अगर जीरो डिक्लिनेशन है तब इस लाइन को हम लोग बताएंगे एगोनिक लाइंस, ठीक है, जीरो डिक्लिनेशन को, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी डेफिनेशन है आइसोगोनिक, एगोनिक, आइसोक्लिनिक, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लाइन, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर पूछा जाए ना the line which is joining the points of zero declination, that one is termed as the agonic lines, and the line which is joining the points of equal declination, that one is called as the isogonic line। isogonic का मतलब हो गया हम लोग का equal declination, और जीरो डिक्लिनेशन का मतलब है, जीरो डिक्लिनेशन का मतलब है एगोनिक, और अगर इक्वल डीप होगा तो उसमें हो जाएगी हम लोगों के आइसोक्लिनिक लाइंस, ठीक है। तो यार आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज इतना ही था हम लोग के टॉपिक्स, ठीक है, इतना ही क्वेश्चंस थे हम लोग के आज के क्लास में, 35 क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोग को अपडेट्स वगैरह हो चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आया हो लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।